हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2025 के। सोर्स की बात करूँ तो द हिंदू इज द सोर्स, जहाँ से हमने ये न्यूज़ को पिकअप किया है। तो मेजरली आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, जो क्वेश्चन होंगे, एंड एक दो क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आज ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो उसी के बेसिस पे आपको जो यूपीएससी में या इवन स्टेट पीएससी या कोई भी डिफरेंट एग्जाम होता है कैसे यूजफुल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, है ना। मे बी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं हर बार, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड कोई टॉपिक या फिर कोई ऐसी कमीशन आ जाता है या कुछ भी ऐसी रिपोर्ट होती है या डिक्लेरेशन होती है, उस चीज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। चलो टू बिगिन विद कि अर्थक्वेक कॉजेस पैनिक ऑन फिलीपींस आइलैंड। तो फिलीपीन आइलैंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो साउथ चाइना सी, यहाँ पे इसके आप देखोगे कि वेस्टर्न साइड पे होता है, देन फिलीपीन सी प्लेट एंड एवरीथिंग, है ना। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि आर्कीपेलागो नेशन है ये, ठीक है। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक ये नेशन है जहाँ पे हम फिलीपींस की बात करते हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक स्ट्राइक होता है तो यू कैन सी के वाटर बॉडीज जो है इट इज सराउंडिंग, या फिर आप कह सकते हो आर्कीपेलागो में भी अगर आप देखोगे तो आइलैंड नेशंस की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक ये नेशन है। तो उसके अलावा अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो फिलीपीन सी है, साउथ चाइना प्लेट है हमारे पास, बट यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रेंचेस जो हैं वो भी फॉर्मेशन होगी। मनीला ट्रेंच हो गई, ठीक है, देन आपके पास नेग्रोज ट्रेंच होगी, सुलू ट्रेंच हो गई, ये सारी की सारी जो है इसके आसपास ही है। मोरओवर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के वाले रीजन के अंदर भी है, ठीक है, फॉल करता है। सीज्मिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी बढ़ जाती हैं। सो अब थोड़ा बहुत यहाँ पर ना एक्टिव जोन जो है आप मान के चल सकते हो, बट एक पैनिक वाला सिचुएशन क्यों है, क्योंकि एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन है मतलब अब ट्रेंचेस भी हैं। ट्रेंचेस क्या होती है कि वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, जो कि अब आसपास वाले एरिया को सराउंड करता है, डीपेस्ट पार्ट, ठीक है, अगर वो भी इसके आसपास है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंचेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रेंचेस की फॉर्मेशन कब होती है, जब सीस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। सीस्मिक एक्टिविटी के पीछे हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या फॉल्ट लाइंस हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। एंड अगर यहाँ पर ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट मीन्स के कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द फिलीपींस आइलैंड्स लाइज इन द एक्टिव सीस्मिक जोन। मैं आपको बता चुकी हूँ जी। सेकंड, द एक्टिव फॉल्ट लाइंस अराउंड द फिलीपींस आइलैंड्स मेक इट इवन मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि फिलीपींस जो है वो हाईली अर्थक्वेक प्रोन क्यों है। पहली चीज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बता दिया, सीस्मिक जोन के लिए एक्टिव, वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए एक्टिव है ये बहुत ज्यादा। दूसरी चीज हमारे पास जो फॉल्ट लाइंस हैं, ठीक है, फॉल्ट लाइंस के अलावा अगर आप देखो यहाँ पर फिलीपीन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो है, ये तीनों के तीनों को ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो इन सबका कन्वर्जेंट पॉइंट, यानी कि जहां पर तीनों आपस में मिलती हैं तो फिलीपींस उसके बीच में कहीं यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंट प्लेट्स है मोस्टली, है ना। इसी वजह से आप देखोगे कि फॉल्ट लाइंस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, पावरफुल अर्थक्वेक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यही है कि एक्टिव फॉल्ट लाइंस है, आइलैंड आर्क सिस्टम है, कि मतलब इंटेंस प्लेट एक्टिविटी की वजह से फिलीपींस आइलैंड जो है वो बना है। एंड एक मेजर एग्जांपल आपको आइलैंड आर्क सिस्टम के बेसिस पे अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो फिलीपींस होगा। यानी कि जहां पर एक आप कह सकते हो टेक्टोनिक प्लेट है, हल्की सी सबडक्शन में चली गई है। डाइवर्जेंट प्लेट्स में हमने ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं पहले कि दो प्लेट्स अगर आपस में टकरा रही हैं, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट भी क्या, ठीक है, कन्वर्जेंट है अगर, सो इन दैट सिचुएशन दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसमें से जो हैवियर प्लेट है वो नीचे वाली साइड शिफ्ट हो जाती है, एंड ऊपर वाली साइड आप देखोगे कि एक प्लेट जो है वो उसके ऊपर आ जाती है ना। तो जो लाइटर प्लेट है वो हैवियर प्लेट के ऊपर यहाँ पर आ जाती है। तो इसको हम आइलैंड आर्क सिस्टम भी बोल देते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट लीड्स टू बोथ एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी एज वेल। सबडक्शन का ये जोन बन जाता है, एंड सबसे बड़ी बात अर्थक्वेक की एक्टिविटी एंड वोल्केनिक एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्यादा हो जाती है। तो सीस्मिक एनर्जी रिलीज तो यहाँ पर होती है, तो हमें पता है कि आफ्टर शॉक्स जो है पी वेव्स एंड एस वेव्स की वजह से वो एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। देन यहाँ पर आप देखिए कि फिलीपींस जो है यहाँ कहीं आपका एग्जिस्ट करता है, दिस इज योर फिलीपींस आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट के बाद आपकी यूरेशियन प्लेट है, वो उसकी बाउंड्री भी यहाँ पर कहीं पे एग्जिस्ट करती है। एंड देन आप देखोगे कि पैसिफिक प्लेट जो है उसकी भी बाउंड्री के आसपास ये फिलीपीन प्लेट है जो इसको कनेक्ट करती है। एंड मल्टीपल तरीके से आप देखोगे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है यहाँ पर। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के आसपास आती है बाउंड्री, जोन ऑफ सबडक्शन जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिस वजह से ट्रेंचेस की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। तो सिंपल
सी बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में वी कैन सी कि हमारे पास जो ये फिलीपींस प्लेट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मेजर एक्टिव वॉल्केनोज जो है वो फिलीपींस प्लेट के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल टुगेदर इट इज अ यू कैन से नेचुरल फिनोमेना जो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली एग्जिस्ट करता है, जो कि हैपन होता रहता है, अकर होता रहता है। देन सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट ऑफ फुल ईयर टारगेट एट अगस्त एंड, पूरे साल का जो टारगेट है वो अगस्त एंड में आपको यहाँ पर बताया गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है 38% अभी तक हो चुका है, जो कि हमारे पूरे साल का टारगेट था अगस्त के एंड तक ही। यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गैप जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच में अगर देखें एंड जिसमें खर्चा सरकार का ज्यादा हो और उसको इनकम कम आई हो तो हम उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। वो फिस्कल डेफिसिट इस साल के बजट के अकॉर्डिंगली सरकार ने एस्टिमेट किया था कि सिर्फ 27% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स होगा, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2024-2025, मतलब आने वाले साल के लिए जब यहाँ पर बात की जा रही है। बट एक्चुअली में वो 38.1% अभी से ही पहुंच चुका है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स उन्होंने आपको वो अमाउंट बताई कि वो कितनी है, 5,98,153 करोड़ रुपीस, ठीक है, अप्रैल से अगस्त पीरियड के बीच में ही। अब आप बोलोगे बजट एस्टिमेट के बेसिस पे आप ये चीज बोल रहे हो, बट आप ईयर जो है वो डिफरेंट बता रहे हो। बजट एस्टिमेट होता है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। एक एस्टिमेट के बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस जो है वो लिखकर बेस करना चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर जब हम बजट बना रहे हैं हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो एकदम से जीरो तो होने नहीं वाला, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, कि वो एटलीस्ट हम कम कर सके, उसे हम लो कर सके। तो फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हाट वी विल डू इज कि हम इतना परसेंटेज जो कि इस बार 27% रखा गया था कि उसके आसपास ही रखेंगे, जो कि ऑलरेडी अगस्त के एंड तक 38.1% हो चुका है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर चुकी है सरकार, उतना उनको रेवेन्यू यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, ये चीज आपको बताई गई है। देन क्वेश्चन है वो आपकी बेसिक यहाँ पर है चीजों को लेकर, बेसिक ही इको के क्वेश्चंस हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे आपसे। स्टेटमेंट कह रही है कि आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द बैंक रेट, ठीक है, एन इंक्रीज इन बैंक रेट कैन बी टर्म्ड एज contractionary monetary policy, expansionary monetary policy, contractionary fiscal policy, expansionary fiscal policy। तो अगर आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर होंगे ना तो आप ये बोलोगे कि फिस्कल पॉलिसी तो आरबीआई बनाता ही नहीं है। फिस्कल पॉलिसी का मेजर काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, कैबिनेट का होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आपस में होता है, ठीक है। एंड हमारे बेसिकली अगर आप देखो तो बजट का ही जनरली इसका पार्ट माना जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो फिस्कल पॉलिसीज है वो डिसाइड की जाती है टाइम टू टाइम, है ना। रेवेन्यू कितना है एंड कितना खर्चा हो रहा है उसी के बेसिस पे। तो 3 और 4 यानी कि सी एंड डी को तो आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते थे। अब बैंक रेट अगर आपको टर्म के बारे में पता है, जो कि जनरली सभी को पता होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई या सेंट्रल बैंक, दोनों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जिस रेट पे अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर बैंक रेट में इंक्रीज आ जाए तो मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना जो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड इन रिटर्न जो उन्होंने लोन आरबीआई से लिया हुआ है एंड आगे अगर कमर्शियल बैंक्स किसी भी इंडिविजुअल को या पर्सन को लोन देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में इससे ज्यादा होगा, जो कि अब सपोज कीजिए 10% लोन पे का जो है हमारा सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो अब ये 10% भी एटलीस्ट कमर्शियल बैंक्स को देना पड़ेगा। बट वो एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉफिट बाय गिविंग अप लोन टू अ सिंपल पर्सन या एन इंडिविजुअल लाइक मी, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनका ये वाला पैसा जो कि बैंक रेट है उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, है ना। तो वो एटलीस्ट 15% हो जाएगा। तो अगर ऐसा लोन जो कि पहले 8% पे था, सपोज कीजिए कि बैंक रेट 8% पे था एंड अब वो 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो लोन लेना तो मुश्किल हो गया ना कमर्शियल बैंक के लिए भी ऑल टुगेदर। एंड आगे बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, वो अब इंटरेस्ट जो है बढ़ा देंगे फॉर अ नॉर्मल पर्सन। सो उससे क्या होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो ये नहीं हुई। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलती है कि लोन जो है वो आसान कर दिया गया है, ईजी कर दिया गया है बैंक्स के लिए भी आरबीआई के द्वारा एंड इंडिविजुअल्स के लिए भी, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती रहे। एंड मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ती रहेगी मार्केट के अंदर तो परचेजिंग पावर जो है वो कंज्यूमर की ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। सो इन दैट केस
अब ऑपोजिट सिनेरियो आप देख लीजिए कि बैंक रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो मतलब सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि इंटरेस्ट जो है वो सस्ते रेट पे मिले, वो महंगे करेंगे उस रेट को। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, सप्लाई जो है मार्केट में मनी की उसको वापस से सक आउट किया जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन वाला पॉइंट था पहला, अब एक्सट्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट बाय द आरबीआई। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इसे इन डिटेल पढ़ सकते हैं। आपको बैंक रेट के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। एंड ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। देन महाराष्ट्र कर्नाटका रिपोर्ट्स मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से पब्लिश की गई है। तो उन्होंने यही बोला कि 10,786 फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स ने सुसाइड को कमिट किया 2023 के अंदर। एंड मेजरली महाराष्ट्र पावर्ड बाय मतलब फॉलोड बाय आप कह सकते हो कर्नाटका 38.5% एंड 22.5%, ये दो मेजर स्टेट्स यहाँ पर रही। एंड इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बोला कि मेजर रीजन अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट के अंदर ही ज्यादातर देखे गए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट से ही मेजरली फार्मर्स जो है दे हैव टेकन देयर लाइव्स, है ना। द रीजन बीइंग पहली चीज कि कॉटन पे एमएसपी नहीं मिलता है, जिसकी डिमांड टाइम एंड अगेन ये फार्मर्स करते रहे थे। दूसरी चीज के जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी पहले इंडिया ज्यादा लगाता है मल्टीपल चीजों के लिए। इस पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बड़ी गाड़ी है, सपोज कीजिए BMW ले लीजिए, मर्सिडीज ले लीजिए। ठीक है, यूरोपियन नेशन से ये गाड़ियां बनकर आती हैं, है ना। अब वहां पे अगर आप देखोगे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली वो 20 से 25 लाख में गाड़ियां आ जाती हैं, बट इंडिया में आते आते उनका प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने लगाई हुई है ताकि इंडियन जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कार्स हैं वो इंडिया के अंदर ज्यादातर बिक पाए, है ना। तो सेम ही चीज यहां पर थी कि कॉटन अगर हम इंडिया इंपोर्ट करता था बाहर के नेशन से, तो अब इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, 11% के अराउंड वो इंपोर्ट ड्यूटी थी। ठीक है, ताकि जो डोमेस्टिक यहाँ पर कॉटन या डोमेस्टिकली कॉटन प्रोड्यूस की जा रही है वो उसकी सप्लाई या उसकी परचेज जो है या उसकी डिमांड जो है कंज्यूमर यहाँ पर रखे। बट अब क्या होता है कि इंडिया 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे जीरो कर देता है, एंड स्पेसिफिकली यूएसए के लिए जीरो कर देता है। एंड यूएसए इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया एज वेल। एंड अभी तक भी अगर हम देखें यूएसए इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाया है, उसके पीछे का रीजन यही है ना कि अब वहां पे जो मार्केट है, जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि हमें तो इस तरह के ट्रेड चाहिए, तो इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज है उसे हटा दिया गया। तो अब कॉम्पिटिशन में वो वाला कॉटन जो यूएसए से इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि 0% ड्यूटी हो गई उसके ऊपर, वो भी आ गया। तो इस वजह से जो डिमांड है अब यूएसए की तरफ से जो कॉटन आ रहा था उसकी ज्यादा बढ़ गई। सो इस वजह से जो लोकल डिमांड है वो क्रिएट नहीं हो पाई। सो मल्टीपल चीजें जो है, ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो रेट है ये बढ़ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाद उन्होंने बोला आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु जो है वो ये टॉप ऐसी 5 स्टेट्स हैं। एंड देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहां पे जीरो केसेस भी देखे गए हैं। वन ऑफ देम बीइंग वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। जीरो केसेस या नो केसेस फ्रॉम द फार्म बेल्ट ऑफ टेकिंग देयर लाइव्स, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई। अब रीजन उन्होंने यही बोला, गवर्नमेंट कैंसिल 11% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, कि मतलब अमेरिकन कॉटन जो है इट इज गोइंग टू कम हियर। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर एमएसपी तो नहीं दी जा रही है, कॉस्ट ही यहाँ पर रिकवर नहीं हो रही है, डिमांड भी नहीं हो रही है लोकल मार्केट में, क्योंकि इंपोर्टेड कॉटन की डिमांड हो रही है। तो अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है एक नॉर्मल फार्मर की, वो क्या हो सकती है, जिन्होंने कर्जा लेकर यहाँ पर काम किया है ना। ये खुद से भी अगर कितना ही आप इनपुट लगाते रहोगे, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाते रहोगे। सो दिस वाज द एंड रिजल्ट। अब हम फार्मर से रिलेटेड एमएसपी की बात हुई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006। पहली स्टेटमेंट है कि इट सजेस्टेड कि जो एमएसपी है शुड बी एटलीस्ट 30% मोर दैन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Second, government has increased the MSP for all the Kharif and Rabi crops only. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उन्होंने 2006 में मल्टीपल चीजें फार्मर्स को लेकर बोला। वन ऑफ द मेजर जो चीजें उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी थी वो थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एटलीस्ट फार्मर्स को इतना तो मिनिमली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। तो उन्होंने बोला कि जो अमाउंट है या जो परसेंटेज के बेसिस पे 50% ऑफ द एवरेज कॉस्ट बाय वेट
अगर आप देखो वो MSP फार्मर को दे दी जाने चाहिए अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी चीज कि सरकार ने, जो कि 2006 के अंदर था, ये रिपोर्ट दी गई थी, 2007 के एग्रीकल्चरल पॉलिसी में इसे इंक्लूड नहीं किया गया, इसे फाइनली इंक्लूड किया गया 2014-15 की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी उसके बेसिस पे। तो MSP की यहाँ पर बात की गई, MSP प्रोक्योरमेंट की यहाँ पे बात की गई सरकार के द्वारा। एंड MSP जो है खारिफ एंड राबी क्रॉप्स, 2 सीजन के अलावा हमारे पास अब हम क्या है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल ऐसी क्रॉप्स है जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया, यानी कि राबी, खारिफ एंड ऑल दी अदर कमर्शियल क्रॉप्स जो है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया फॉर द ईयर ऑफ 2018-19। MSP की यहाँ पे बात हो रही है। एंड ये आर्टिकल एज इट इज अगर आप देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन और स्वामीनाथन रिपोर्ट करके PIB पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये वहां से ही डायरेक्टली जो डेटा है वो लिया गया है, वहीं से ये आंसर लिया गया है। ठीक है, तो 2007 के अंदर इसको 9 इंकलकेट करके 18, 19 या 14, 15 जबकि नई गवर्नमेंट आती है उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया। ठीक, तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी। देन आयुष एंड एलोपैथी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सेज यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, तो अब एलोपैथी क्या होती है, एक आयुर्वेदा होता है, एक एलोपैथी होती है। आयुर्वेदा है जहां पर हम जड़ी बूटी की बात करते हैं, एलोपैथी होती है कि जो नॉर्मल मेडिसिन आप जाके केमिस्ट से लेते हो उसको एलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, अब आयुष क्या है हमारे पास, आयुष के बेसिस पे हमें पता है कि वो आयुष्मान कार्ड जो है हमें अवेलेबल कराए जाते हैं, जहाँ पे इजीली आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर जो है सरकार ने बोला है कि आप जाकर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी पैनल जो कि लिस्टेड पैनल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाकर इलाज करवा सकते हो। ठीक है, आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70+ जो लोग हैं, 70 ईयर प्लस लोग जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। सो अब ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसको हम आयुष बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम NAM के नाम से जानते हैं, दैट इज नेशनल आयुष मिशन एंड आयुष ग्रिड। तो नेशनल आयुष मिशन या जिसको हम आयुष भी बोलते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट है ये जो हमारे पास व्यय वंदना योजना या आयुष्मान कार्ड की हम बात करते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी को ही इंक्लूड नहीं करता, अब ये चाहते हैं कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा का भी डेवलपमेंट हो सके, तो आयुर्वेदा को भी अब इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल सके। तो तभी ये स्टेटमेंट को यहाँ पर बताया गया है कि आयुष जो है वो एलोपैथी को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, कि ना सिर्फ और सिर्फ वो एलोपैथी को यहाँ पर कंपटीशन में लेकर आ रहा है आयुर्वेदा के, बट एक्चुअली में उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि हम एक अम्ब्रेला स्कीम बनाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें हम दोनों को यहाँ पर कवर कर सके, यानी कि मैक्सिमम कवरेज, जिसको जो भी यहाँ पर पेशेंट है जो चीज़ भी बेटर लगती है, जो उसको बेटर ट्रीटमेंट दे सकती है। कई चीज़ों का इलाज जो है वह आयुर्वेदा में नहीं होता तो वह एलोपैथी में मिल जाता है, कईयों को एलोपैथी में नहीं मिलता तो वह आयुर्वेदा में मिल जाता है, कि हम ऐसी अम्ब्रेला स्कीम को बना पाए। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा की डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए इंडिया जो है एम्फेसिस डाल रहा है ऑन द एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स थ्रू द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जो कि अब यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब है वो दिया गया कि अब आयुर्वेदा को लेकर कोई साइंटिफिक अप्रोच हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हम उसे एम्पैनल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं दे पाते। तो यही जो साइंटिफिक रिसर्च है वो अब इंक्लूड करके ऑन पेपर आपके पास प्रूफ्स होंगे, तो उसको हम आयुष्मान जो है या आयुष जो प्रॉपर अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंदर इनकलकेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या होगा, तो ये ग्रिड जो है नेशनल आयुष मिशन एंड आयुष ग्रिड है, वो कंबाइन करेगी बोथ सिस्टम्स को फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कि एक बार प्रूफ आ जाता है तो इसे हम अम्ब्रेला स्कीम के अंडर पुट करेंगे। तो NAM नेशनल आयुष मिशन है, या हेल्थ सेंटर्स हो गए, मेडिकल गार्डन्स हो गए, ये सारे के सारे एलोपैथी के लिए तो यहाँ पर ले डाउन किए गए हैं, इवन कि उसको आयुर्वेदा के लिए भी इंक्लूड किया जाता है। तो जो नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं NCISM एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हैं, इन्होंने इनको भी सेटअप करके दे दिए गए हैं ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई सर्टन यहाँ पे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे वो फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च को कंडक्ट करेंगे एंड ऑन पेपर अगर आप देखोगे कि ये प्रूफ्स को जमा करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंगली WHO की मदद से भी ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात को भी सेटअप किया गया है। काम क्या है इसका कि एक्सेलरेट करे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा एंड रिसर्च को एंड ग्लोबल आउटरीच ऑफ आयुष सिस्टम्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मॉडर्न लैब्स हो गए, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है इनको डेवलप करने की बात की जा रही है। गोल क्या है कि 2047 तक ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप में इंडिया जो है वो फोरफ्रंट पे खेले।
ठीक है। तो मतलब मेजर से आपको यहाँ पे ये बात कही गई है कि रिसर्च, डिजिटलाइजेशन, आयुष एजुकेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो आयुर्वेदा को लेकर एंड एलोपैथी को लेकर दोनों की तरफ चल रहा है। सिंस अब आयुर्वेदा जो है हमारे यहाँ का आप कह सकते हो हिस्ट्री है या कल्चर का पार्ट है, तो उसको भी यहाँ पे डेवलपमेंट का चांस दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, नेशनल आयुष मिशन के अंडर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल आयुष मिशन इज अ सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इन्फॉर्म्ड चॉइस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, नेशनल आयुष मिशन जो है हमारे पास। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी यही बोलती थी कि इन्फॉर्म्ड चॉइस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड चॉइस टू द नीडी पब्लिक के वो अपने अकॉर्डिंगली आयुष फैसिलिटीज को चूज कर पाएं, यानी कि वही चीज मैंने आपको बोली कि यहाँ पर इन दिस केस मोटी मोटी बात मैंने आपको ये बोली थी कि एलोपैथी को एंड आयुर्वेद के बीच में अगर उनको चॉइस करनी है तो ऑप्शन दी जाए। तो सिमिलरली इस केस में ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो कौन से सेंटर पे उनको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मेडिकल प्लूरलिज्म कहाँ पे प्रैक्टिस की जा सकती है, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, इस्टेब्लिश करना है होलिस्टिक वेलनेस मॉडल को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू, प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल हेल्थ केयर बेसिस पे, आयुष प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स जो आप कह सकते हो जो कि रिड्यूस करते हैं डिजीज बर्डन को, उसके अकॉर्डिंगली। देन आयुष इन पब्लिक हेल्थ एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है, यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे नेशनल आयुष मिशन के। देन इंडिया गॉट 8% मोर मॉनसून रेनफॉल दिस ईयर सेज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने रीजन दिया है कि ये जो रेनफॉल है इस बार इन द मंथ्स ऑफ समर वो ज़्यादा क्यों देखने को मिली है। एंड मेजरली अगर आप देखोगे जो ये बारिश है वो ईस्टर्न रीजन में इतनी नहीं हुई है, ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी वो एवरेज रेनफॉल यहाँ पर देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 80% उनको देखने को मिला है। बल्कि जितनी भी नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ रीजन की बेल्ट्स हैं, या इवन कि आप देखोगे कि सेंट्रल जो इंडिया है या इवन कि राजस्थान वाले रीजन में बारिश जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज़्यादा हुई है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि सर्दर्न पेनिनसुला में भी अगर आप देखोगे तो बारिश के जो चांसेस है इस बार, क्योंकि वहाँ पे उनको विंटर जो मानसून है वो भी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 27%, 15% एंड 10% मोर इन देयर सीजनल एवरेजेस अभी तक उन्होंने देख ली हैं। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 80% ऑफ दोज रीजन्स विच दे यूजली गेट ये हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर आप देखोगे हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर 74.79 सेंटीमीटर, हाईएस्ट सिंस 2001, सिक्स्थ हाईएस्ट सिंस 9,901। ठीक है, एंड ईस्टर्न रीजन के अंदर आप देखोगे तो 108.9 सेंटीमीटर, सेकंड लोएस्ट सिंस 1901। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये जो एक्सट्रीमली हैवी स्पेल्स हुए हैं इंडिया के अंदर, इसके पीछे का एक रीज़न क्या है कि मॉनसून तो इस बार स्ट्रॉन्ग था ही था, बट इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन यहाँ पे किसने किया, दैट इज़ कि मेडिटेरेनियन रीजन से जो स्टॉर्म्स हैं वो भी अब हाई प्रेशर वाले रीजन में, मेडिटेरेनियन रीजन में थे, मेडिटेरेनियन रीजन से वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर वाले रीजन में मॉनसून वाली विंड्स के साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, तो वो क्या होता है, मॉनसून जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाता है, ऑनसेट जो है उसका ईजी जल्दी हो गया, एंड बारिश जो है इन्होंने नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पर इनकर की। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास हैवी रेनफॉल हो जाती है या मॉनसून जो है वो स्ट्रांग हो जाता है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, ये 3-4 साल के बाद हर साल फिनोमिना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो विंटर्स है वो भी इस बार एक्सट्रीम होने वाली है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम सीजन ऑफ विंटर हम इस बार एक्सपीरियंस करेंगे। IMD की ये भी प्रेडिक्शन है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था, ला नीनिया का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, एंड ला नीनिया का मतलब होता है द गर्ल। ठीक है, हर 3-4 साल बाद अगर आप देखो ये चीज़ एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो ला नीनो की भी बात हो रही होती है। ला नीनो में क्या होता है कि हमारे पास जो विंटर्स हैं वो कम गर्म होती हैं, एक्सट्रीमली हमारे पास जो समर सीजन होता है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, बारिश इतनी नहीं होती है। सिमिलरली थोड़ा सा ड्राई रीजन होता है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। बट अब यहाँ पर देखते हैं, देवर 7 months डिप्रेशंस और सब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। ठीक है, 7 ऐसे सब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स या डिप्रेशंस जो हैं वो बने
ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया कंसिडर हो गया था एंड मॉनसून रीजन्स, मॉनसून विंड जो हो गई या जो मेडिटेरेनियन रीजन से हमारे पास विंड्स आ रही थी। अब क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बहुत ज्यादा अगर कंसिडर होता है तो साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स जो उसी वजह से बनते हैं। तो 7 ऐसे टेम्परेट साइक्लोन्स आप देखोगे वो बनने की यहाँ पर कगार पे आ गए थे, आए भी हैं, एंड उस वजह से जो रेनफॉल है वो और भी ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम होनी शुरू हुई ड्यूरिंग दिस सीजन। 1 of the 7 इंटेंसिफाइड इनटू डीप डिप्रेशन, इस वजह से जो स्टॉर्म है वो स्ट्रांग हो गया। तो स्टॉर्म्स जो हैं अब अगर ऐसा डीप डिप्रेशन हो जाती है तो मिनिमल 69 डेज तक कॉन्टिन्यूसली बारिश तो करता ही करता है जिस रीजन के ऊपर ये चलता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल केसेस में देखें तो 55 होता है, बट इस केस में इस बार एवरेज से ज्यादा, सिंस हमारे पास जो लो प्रेशर एरिया है एंड स्ट्रॉन्ग विंड सी, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये 69 डेज तक चला, तो जिस वजह से बारिश बहुत ज्यादा यानी कि हैवी रेन स्पेल जो है वो देखने को मिले जो कि एक्सटेंडेड वर्जन में थे। ठीक है, सो इस वजह से अब आप कह सकते हो कि एक तो मेडिटेरेनियन रीजन जो था प्लस मॉनसून विंड्स आपस में क्यूमुलेट हो गई, उसके अलावा डीप डिप्रेशन एंड सब ट्रॉपिकल आप कह सकते हो कि जो साइक्लोन्स है, सब साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बनने शुरू हुए। ऐसे 7 थे, 7 में से जो एक है उसका एक्चुअली में जो वर्जन है वो स्ट्रेंथन हो गया काफ़ी ज़्यादा, एंड उस वजह से जो 55 डेज तक नॉर्मल हमारे पास ये स्टॉर्म्स चलते हैं ड्यू टू डीप डिप्रेशन क्या होता है वो अब 69 डेज तक कंटिन्यू हो गया, एंड उसके बाद जो है बारिश जो है आप देखोगे कि एक्सटेंडेड जो हमारे पास रेनफॉल है वो हो पाई इस बार। ठीक है, तो इसी की वजह से अब हमारे पास अगर हम ला नीनिया को देखते हैं तो अकॉर्डिंगली ला नीनिया जो है एक्सपेक्टेड है कि इस बार सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की तरफ से एंड स्ट्रॉन्गर विंटर्स इस बार होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर विंटर्स होने के चांसेस इस बार ज्यादा हैं। क्वेश्चन की तरफ से ज्यादा चीजें समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: strong trade winds, weak trade winds, heavy rainfall in Canada, warmer winters in India, colder winters in India. Which of the above are the characteristics of La Nina? ठीक है, 1, 2 and 4, 2, 3 and 5, 1, 3 and 5, 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 and 5. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे डायग्राम के हिसाब से। एक डायग्राम आपका ये है, ठीक है, तो इस वाले रीजन को यहाँ पर देखना, फोकस करना, ये आपका ला नीनिया की कंडीशंस हैं। सेकंड डायग्राम आपके पास ये है जो कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है, जहाँ पे ना एल नीनो है ना ला नीनिया है। तो आप इस रीजन में यहाँ पे देखिए, पेरुवियन करंट की तरफ देखिए जो कि अब कोल्डर करंट है ना। तो अब आपको अगर कोई पूछे तो ला नीनिया की या एल नीनो की बात की जाती है तो वो पैसिफिक रीजन के ही आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि पैसिफिक ओशन या पैसिफिक रीजन के अंडर ये चीज होती है। ठीक है, एंड नॉर्मल ईयर में अगर आप देखोगे जो विंड्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही है ना, पेरुवियन करंट जो है वो हमारे पास कोल्डर पेरुवियन करंट होता है नॉर्मल ईयर के अंदर। अब ये कोल्डर है तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा। अब सिंस ये फिलीपींस वाले रीजन के आसपास ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट में अगर आप नॉर्मल ईयर में देखोगे तो अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो ट्रेड विंड्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, सिंस दे आर ट्रेड विंड्स, है ना। तो अब ये ट्रेड विंड्स ट्रैवल करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में नॉर्मल रीजन्स में, तो क्या होगा यहाँ पर बारिश कंडक्ट होती है और ये साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, एंड एल नीनो के ईयर में क्या होता है, हमारे पास ये जो करंट है ये ऑपोजिट फॉल करना शुरू कर देता है, ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है कि यहाँ से यहाँ हमारे पास जो विंड जा रही थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होकर अब यहाँ पे हमारे पास वार्मर रीजन्स हैं। ठीक है, वार्मर रीजन्स की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो ठंडे इलाके की तरफ विंड जाना शुरू कर देती है। ठीक है, ठंडे इलाके से पेरुवियन करंट के पास जो है डेंस फॉग जो है बनना शुरू हो जाता है, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स जब मिलते हैं वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वो फिशिंग वाला रीजन जो है पेरुवियन रीजन के आसपास ये साउथ अमेरिकन रीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो हमारे पास विंटर रीजन है कनाडा एंड यूएसए के अंदर वो ज़्यादा आप देखोगे कि वार्मर्स होते हैं, वार्मर विंटर होते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी वो चीज़ होती है कि वार्मर विंटर्स होते हैं, प्लस जो रेनफॉल मानसून के अंदर है वो कम होती है। ठीक है, अब आप एल नीनो जो हमने देख लिया है, ला नीना की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये वाला रीजन मैंने आपको बोला था कि देखिए, है ना, अब हमारे पास जो बारिश है वो नॉर्मल से ज़्यादा हुई है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी ट्रेड विंड्स थी वो स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे हैं। ठीक है, अब आप लगाइए कि हमारे पास एल नीनो के केस में अगर हम देख रहे हैं कि विंड का पैटर्न ही बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारे पास ट्रेड विंड्स जो कि नॉर्मली अब राइट टू लेफ्ट जाती थी, यानी कि अब वो ईस्ट से वेस्टर्न साइड की तरफ मूव करती थी, वो वेस्ट से ईस्ट में होगी। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, जो विंड्स है हमारी ट्रेड विंड्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। तो जिस वजह से
अब एल नीनो के केस में जो है हमारा पैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। बट इन दिस केस अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग हमारे पास ट्रेड विंड्स होती हैं। पेरुवियन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा जो कोल्ड करंट है, पेरुवियन करंट है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड विंड्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक्सटेंड कर देती हैं वो इस पेरुवियन करंट की, जो आप कह सकते हो आसपास वाली ठंडी एयर, टू द मैक्सिकन रीजन एज वेल एंड टूवर्ड्स कैनेडा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ठंडी अगर हवा है तो अब आप सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज कर सकते हो। यही ठंडी हवा जो है वो कनाडा वाले रीजन में होगी। कनाडा वाली रीजन में अगर ये एग्जिस्ट करती है तो कूल वेट विंटर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अब मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है वो यहाँ से यहाँ जा रही हैं। अगर गर्मी होती है तो मॉइस्चर तो होता ही नहीं है ना एयर के अंदर, तो ये सिंपल चीज हो गई। अब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग है तो इस रीजन को भी ये केटर कर रही है, बट इस रीजन को भी ये केटर कर रही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, बट जो एरिया अंडर इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। एरिया अंडर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, ठंडी विंड्स जो हैं वो ब्लो आउट करते करते इंडिया के फ्रंट की तरफ भी यहाँ पर बढ़ेंगी। इंडियन फ्रंट की तरफ बढ़ेंगी। अगर आप देखोगे तो हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे, जहां पर नॉर्थ वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में हमारे पास विंटर जो मानसून आते हैं वो आप देखोगे कि थोड़ा सा कम होंगे। ठीक है, कम होते हैं, बट जो विंटर्स सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में आ गई, या आप कह सकते हो नॉर्दर्न रीजन के अंदर आ गई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो गर्मी है वो भी कम हुई है इस साल, बारिश ज्यादा होगी, मानसून ज्यादा होंगे, बट एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे जो विंटर्स है बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ठंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एरिया अंडर इम्पैक्ट अगर हम देखें वो ला नीना के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो जूवियन मैडन ऑसिलेशन की जब हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, तो ये पैसिफिक को ही यहाँ पर, या पैसिफिक रीजन के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लानिनिया की कंडीशन में अगर आपको बताऊं, कनाडा वाली रीजन में आप देखोगे कि कूल वेट वेदर है, यहाँ पर पेरुवियन करंट जो है वो उसका इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। एंड अगर आप देखोगे ड्राई वार्म वेदर है रिस्पेक्टिवली यूएसए वाली साइड पे, यूएसए पे एंड कनाडा पे इंपैक्ट इसका डिफरेंट होगा। नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल ईयर होगा, बट वार्मर विंटर्स होते हैं इन द एल नीनो रीजन। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर वेट वेदर होता है, या ड्राई वार्म वेदर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, बट कनाडा वाली साइड तक इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो वहां पे जो बारिश है या आप कह सकते हो कि कूल जो विंटर है वो एक्सपीरियंस वो करेंगे खुद से। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात लानिनिया के केस में अब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हैं, एंड इंडिया के केस में अगर आप देखो तो मानसून का इंपैक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा डाउनपोर होता है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सर्दियां है वो और ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं, एंड ऑपोजिट कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है एल नीनो के केस में। नॉर्मल ईयर में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर्स रहते हैं, जिस अकॉर्डिंगली हमारे सीजनल पैटर्न्स चलते हैं वैसे ही यहाँ पर चलते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नहीं होगा अगर आपको क्लियर तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कल हम इसे फिर से वापस से टेकअप करके नेक्स्ट जो न्यूज़र्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको बताई गई यहाँ पर, तो इन डिटेल यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स 9.2% राइज इन 2023। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है ऑफ 9.2% ओवर द 2022 फिगर्स जो दी गई हैं, एंड 39.9% पर 39.9 जो है पर 1 लाख चिल्ड्रन ये क्राइम को देखा गया है, इन कंपैरिजन टू 36.6 इन 2022। किडनैपिंग, एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे केसेस जो है वो इंडिया के केस में, स्पेसिफिकली हम स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है टोटल केसेस में, एंड महाराष्ट्र फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखे गए हैं मल्टीपल ऑफेंसेस, जो कि अब चिल्ड्रन को लेकर वो बढ़ गए हैं इस साल। सो अब नवरात्रि का ऑफर जो है लास्ट 2 डेज अवेलेबल है, आज 1 अक्टूबर हो गई। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, 20% डिस्काउंट डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है नवरात्रि कोड को अगर आप यूज करेंगे तो हमारे ऑनगोइंग बैचेस है 2027 के लिए भी, 2026 के लिए भी। कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज, एंड ये जो 20% डिस्काउंट है ये वैलिड है अक्रॉस ऑल द बैचेस। डिफरेंट अगर आप एस्पेक्ट या डोमेन में जाना चाहते हैं, यानी कि स्टेट PSCs के एग्जाम हो गए, उस तरफ भी डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। राइट, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।